हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। रामपुर गांव में ठाकुर बेनी माधव सिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार और नंबरदार थे। उनके पूर्वज कभी धन धान्य से परिपूर्ण थे, जिनकी समृद्धि का प्रतीक था गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जो अब जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। कहते हैं कभी इस दरवाजे पर हाथी झूमते थे, लेकिन अब वहाँ केवल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में हड्डियों का ढांचा और थोड़ा सा दूध ही बचा था। फिर भी उसका दूध इतना कीमती था कि कोई न कोई हमेशा उसकी हांडी के पीछे पड़ा रहता। बेनी माधव ने अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट चढ़ा दी थी। उनकी वार्षिक आय अब मुश्किल से 1000 रुपये थी। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकांत सिंह मेहनती और विद्वान था। उसने वर्षों की कठिन मेहनत के बाद बीएड की डिग्री हासिल की और अब इलाहाबाद में एक दफ्तर में नौकरी करता था। पढ़ाई ने उसके शरीर को कमज़ोर और चेहरे को मलिन कर दिया था। उसे आयुर्वेदिक औषधियों से गहरा लगाव था। सुबह शाम उसके कमरे से खड़ल की मधुर ध्वनि गूंजती रहती। वो लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से पत्र व्यवहार करता रहता। श्रीकांत को अंग्रेजी रीति रिवाजों से कोई लगाव नहीं था। वह उनकी आलोचना करता और प्राचीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करता। गांव में दशहरे के दौरान वह रामलीला में उत्साह से हिस्सा लेता और कोई न कोई किरदार निभाता। रामपुर में रामलीला की शुरुआत उसी ने की थी। वह संयुक्त परिवार का प्रबल समर्थक था और मानता था कि आधुनिक महिलाओं का स्वतंत्रता का रुझान परिवार और देश दोनों के लिए हानिकारक है। गांव की कई महिलाएं उसकी आलोचना करती थी, कुछ तो उसे अपना शत्रु तक मानती थी। उसकी पत्नी आनंदी भी इस मुद्दे पर उससे असहमत थी। आनंदी को अपने सास ससुर या देवर से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वो मानती थी कि अगर परिवार में तालमेल ना बने तो रोज़ रोज़ की कलह से बेहतर है कि अलग रास्ता चुना जाए। आनंदी एक कुलीन परिवार की बेटी थी। उसके पिता ठाकुर भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। उनके पास विशाल भवन, एक हाथी, शिकारी कुत्ते, बाज और मजिस्ट्रेट का पद था, साथ ही कर्ज का बोझ भी। भूप सिंह की 7 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं। शुरू में उन्होंने अपने 3 बेटियों की शादी धूमधाम से की, लेकिन जब कर्ज 15-20 हज़ार तक पहुंचा तो उन्होंने खर्चों पर लगाम लगाई। आनंदी उनकी छोटी बेटी थी, जो अपनी बहनों से अधिक सुंदर और गुणवती थी। भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। वो दुविधा में थे कि उसका विवाह कहाँ करें, ताकि ना तो कर्ज बढ़े और ना ही आनंदी को कमतर समझना पड़े। एक दिन श्रीकांत उनके पास किसी चंदे के लिए आए, शायद नारी शिक्षा के लिए। भूप सिंह को श्रीकांत का स्वभाव पसंद आया और इस तरह आनंदी का विवाह श्रीकांत से हो गया। रामपुर में आनंदी का नया घर उसकी बचपन की आलीशान जिंदगी से बिल्कुल अलग था। यहाँ ना हाथी घोड़े थे, ना सुंदर रथ, उसमें रेशमी चप्पलें यहाँ पहनने की जगह कहाँ। घर में खिड़कियाँ तक नहीं थी, न फर्श पर गलीचे, न दीवारों पर चित्र। यह एक साधारण देहाती घर था, लेकिन आनंदी ने जल्दी खुद को इस नए परिवेश में ढाल लिया, मानो उसने कभी वैभव देखा ही ना हो। बिहारी भूखा लौटा और आनंदी से बोला, जल्दी खाना बना दो, भूख लगी है। आनंदी पहले से खाना बना रही थी। उसने मांस पकाने की तैयारी की। पाव भर ही घी था। बड़े घर की बेटी को शिकायत करना नहीं आता था। उसने सारा घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो उसने देखा कि दाल में घी नहीं है। उसने पूछा, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने जवाब दिया, सारा घी तो मांस में चला गया। लाल बिहारी चिल्लाया, परसों ही तो घी आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? आनंदी ने कहा, आज तो बस पाव भर था, वो मैंने मांस में डाल दिया। भूख से तिलमिलाए लाल बिहारी को आनंदी का जवाब नागवार गुजरा। वह गुस्से में बोला, मेरे मायके में तो घी की नदियाँ बहती है। आनंदी को अपने मायके की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तीखे स्वर में कहा,
मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है। मेरे मायके में इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी का गुस्सा भड़क उठा। उसने थाली पलट दी और बोला, जी चाहता है तुम्हारी जीभ खींच लूँ। आनंदी भी गुस्से में लाल हो गई। वो बोली, मेरे मायके वाले होते तो तुम्हें मज़ा चखाते। लाल बिहारी, जो अपनी साधारण पत्नी और अक्सर हाथ उठा देता, उठाकर आनंदी की ओर से जोर से फेंकी। आनंदी ने हाथ से खड़ाव रोकी, जिससे उसका सिर तो बच गया, लेकिन बाजू में गहरी चोट लगी। गुस्से और अपमान से कांपती हुई वो अपने कमरे में चली गई। आनंदी 2 दिन तक कमरे में बंद रही, ना कुछ खाया ना पिया, बस श्रीकांत की राह देखती रही। शनिवार की शाम को श्रीकांत लौटे और गांव के लोगों के साथ देश दुनिया की बातें करने में जुट गए। यह बातचीत रात 10 बजे तक चली। आनंदी ने ये घंटे बेचैनी में काटे। आखिरकार जब खाने का समय आया तो लाल बिहारी ने श्रीकांत से कहा, भैया भाभी को समझाओ कि मुंह संभाल कर बात करे, वरना कोई अनहोनी हो जाएगी। बेनी माधव ने भी हामी भरी। हाँ, बहुओं का मर्दों से मुंह लगाना अच्छा नहीं। श्रीकांत ने पूछा, बात क्या हुई? लाल बिहारी ने टालते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस वो मायके की शान दिखाने लगी। श्रीकांत जब आनंदी के पास पहुँचे तो वह गुस्से से भरी थी। उसने सारी बात बताई, कैसे लाल बिहारी ने घी को लेकर ताने मारे, मायके की बेइज्जती की और खड़ाऊ फेंक कर मारा। आनंदी की आंखों से आंसू छलक पड़े। श्रीकांत, जो हमेशा शांत रहता था, यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो रात भर सो नहीं सका। सुबह वो अपने पिता के पास गया और बोला, दादा अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं। बेनी माधव चौंक पड़े। श्रीकांत, जो हमेशा दूसरों को समझता था, आज खुद ऐसी बात कर रहा था। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? श्रीकांत ने कहा, मुझे अपनी इज्जत की भी चिंता है। इस घर में अब अन्याय और जिद हावी हो रही है। जो बड़ों का मान करना चाहिए वे उन पर हावी हो रहे हैं। मैं नौकरी करता हूँ, घर पर नहीं रहता। मेरे पीछे मेरी पत्नी पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेनी माधव कुछ बोल न सके। श्रीकांत का यह रुख देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम समझदार हो, ऐसी बातें करते हो? औरतें इस तरह घर बर्बाद कर देती है। श्रीकांत ने जवाब दिया, मैं आपका आशीर्वाद पाकर इतना मूर्ख नहीं हूँ। आप जान जाने से इस गांव में कई घर बचे हैं, लेकिन जिस स्त्री की इज्जत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, उसके साथ ऐसा अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। लाल बिहारी को कोई सज़ा ना मिले, यह मेरे लिए कम नहीं। बेनी माधव भी गुस्सा हो गए। वे बोले, लाल बिहारी तेरा भाई है, उससे भूल हो तो उसे समझा। श्रीकांत ने कहा, मैं अब उसे भाई नहीं मानता। उसकी क्रूरता और मूर्खता की वजह से बात यहीं थम गई। बेनी माधव अपने बेटे को शांत करना चाहते थे, लेकिन ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने गलत किया। कुछ लोग हुक्का चिलम के बहाने वहां जमा हो गए। कुछ औरतों को जब पता चला कि श्रीकांत अपनी पत्नी के लिए पिता से भिड़ रहा है तो उन्हें मज़ा आया। गांव में कुछ लोग इस परिवार की नैतिकता से जलते थे। वे श्रीकांत को डब्बू और किताबी कीड़ा कहते थे। बेनी माधव ने इन लोगों की नीयत भांप ली। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, इन लोगों को तमाशा दिखाने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने नरम स्वर में कहा, बेटा मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, जो तेरा जी चाहे कर। लाल बिहारी से गलती हो गई। श्रीकांत, जिसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी, पिता की इस चाल को ना समझ सका। वह बोला, लाल बिहारी के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव ने कहा, बेटा समझदार लोगों मूर्ख की बातें पर ध्यान नहीं देते। वह नादान है, उसे माफ़ कर दो। श्रीकांत अड़ा रहा, उसकी इस हरकत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तो वो रहेगा या मैं। अगर वो आपको ज़्यादा प्यारा है तो मुझे विदा करें, मैं अपना बोझ खुद संभाल लूँगा। अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहे कि जहाँ चाहे चला जाए। लाल बिहारी ये सब चुपके से सुन रहा था। वो श्रीकांत का बहुत सम्मान करता था। श्रीकांत के सामने वो पान तक नहीं खाता था। श्रीकांत भी उसे बहुत प्यार करता था। जब वह इलाहाबाद से लौटता तो लाल बिहारी के लिए कुछ न कुछ लाता। उसकी कुश्ती की जोड़ी श्रीकांत ने भी बनवाई थी। पिछले साल
जब लाल बिहारी ने नवरात्रि के दिन एक पहलवान को पटखनी दी थी तो श्रीकांत ने अखाड़े में जाकर उसे गले लगाया और 5 रुपए के सिक्के लुटाए थे। आज अपने प्यारे भाई के मुंह से ऐसी कठोर बात सुनकर लाल बिहारी का दिल टूट गया। वो रोने लगा। उसे अपनी गलती पर पछतावा था। वह सोच रहा था कि भैया उसे बुलाकर समझाएंगे, लेकिन इसके उलट श्रीकांत उसे घर से निकालने की बात कर रहा था। उसे लगा कि भैया उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर श्रीकांत उसे अकेले में डांट देते या 2-4 चप्पल भी मार देते तो शायद उसे इतना दुख ना होता, लेकिन यह कहना कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी ताकि कोई ना समझे कि वह रोया है। फिर आनंदी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने फैसला कर लिया कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उन्हें फिर मेरा मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो गलती हुई उसे माफ़ करना। उसी वक्त श्रीकांत बाहर से लाल आंखों के लाल बिहारी को देखकर उन्हें घृणा से मुंह फेर लिया और कतरा कर चले गए। आनंदी को अब अपनी शिकायत पर पछतावा हो रहा था। वो स्वभाव से दयालु थी और उसे अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन श्रीकांत पर झंझला रही थी कि वे इतने गुस्सैले क्यों हैं। उसे यह डर भी सता रहा था कि कहीं श्रीकांत उसे इलाहाबाद चलने को ना कह दे। जब उसने लाल बिहारी को यह कहते सुना कि वह जा रहा है तो उसका गुस्सा पिघल गया। वो रोने लगी। श्रीकांत को देखकर उसने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकांत ने कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी बोली, उन्हें अंदर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने यह झगड़ा क्यों शुरू किया? श्रीकांत ने कहा, मैं नहीं बुलवाओगे, उन्हें बहुत दुख हो रहा है, कहीं चले गए तो? फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह देना। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते तो मैं भी उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी ने कहा, मैं दूंगी। लाल बिहारी ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ। आनंदी बोली, मेरी सौगंध, अब इस बात को और न बढ़ाओ। लाल बिहारी ने कहा, जब तक मुझे यकीन ना हो कि भैया का मन मेरे लिए साफ है, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। श्रीकांत का दिल पिघल गया। वे बाहर आए और लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। इसके सिवा जो सज़ा दोगे मैं खुशी से स्वीकार करूँगा। श्रीकांत ने कांपती आवाज़ में कहा, बस अब ऐसी गलती मत करना। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले।